अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। जो हमने रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसके हवाले से ये थर्ड वीडियो मैं रिकॉर्ड करने लगी हूं, जिसमें हम क्वेश्चन 41 टू 70 मतलब आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं, जो कि 2021 में रियल इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके डाटा से क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो 700 क्वेश्चंस हमने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, कि उन पर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर तो हम डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जो हमें सिलेबस में मिल जाते हैं बुक्स में, तो उन पे हम ज़रा ओवरव्यू उनका ले लेंगे, और जो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में देख लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मैं आप लोगों के लिए बेटर कर सकती हूँ वो मैं करूँ, लेकिन आर इज़ ह्यूमन, मिस्टेक्स इंसान से हो जाती हैं। अगर इस तरह की कोई मिस्टेक्स आप फाइंड आउट करें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट करें, ताकि सबका भला हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ यूनेस्को, कि यूनेस्को क्या है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस चीज़ की एब्रीवेशन है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन और कल्चर की प्रमोशन पर जो है वर्क करती है। ज़्यादा इसका फोकस एजुकेशन पे है, और एजुकेशन से रिलेटेड सारे जो प्राइम डिसीजंस होते हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन लेती है पूरी दुनिया के लिए। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में। ये 16 नवंबर 1945 को लंदन में यूनाइटेड किंगडम ने इसको जो है स्टार्ट किया था। इसके फाउंडर्स में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, चाइना, ब्राज़ील और बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के जो इम्पैक्ट्स दुनिया पे पड़ रहे थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा था। और एजुकेशन ही वो ऐसा सेक्टर है जो कि रिफॉर्म्स लेकर आता है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने ये मिल के बनाई एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एजुकेशन और कल्चरल एस्पेक्ट्स पे वर्क किया जा सके। और अगर हम बात करें कि ये वर्क मज़ीद किन चीज़ों पे करती है, तो ये दुनिया में अमन और सलामती के ऊपर भी वर्क करती है, मतलब पीस एंड सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उस पर भी ये वर्क करती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ज़ाहिर सी बात है, हम इसको पहले भी पिछली वीडियोस में डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो हम यहाँ टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और बस एक रिकॉल मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, व्हाट इज़ करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो करंट लिटरेसी रेट है वो है 62.3, लेकिन 63 माना जाता है इसको। समटाइम मुझे 62.8 भी मिला है, लेकिन ये लास्ट टाइम PPSC के पेपर में भी आया था, और इसका जो सूटेबल आंसर था वो था 63%। और तकरीबन 60 मिलियन पीपल जो हैं वो पाकिस्तान में इलिटरेट हैं। ठीक हो गया। और पंजाब का जो लिटरेसी रेट है, अगर उसकी बात करें तो ये 83.18% है। यानी पाकिस्तान में पंजाब वो वाहिद प्रोविंस है जिसका लिटरेसी रेट बाकी प्रोविंसेस से थोड़ा सा हाई है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोविंसेस में इस पे वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ग्रेजुअली वो भी जो है अपने आप को बेटर कर लेंगे। अगर पंजाब में मेल का लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो 86.67% है, और फीमेल का देखा जाए तो 68.29% है। लेकिन ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। जब आप का इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से एक दिन पहले आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो सर्च आउट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक दिन के बाद डाटा चेंज होता रहता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, MDGs, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे। हम इस पर भी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो हैं वो जस्ट फ्लोरिश्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ उन पर वर्क कर रही थी, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं इन पे सारी दुनिया ही अमल करने की कोशिश कर रही है और इनको अचीव करने की कोशिश कर रही है। 2030 तक इंशाल्लाह इनको जो है अचीव किया जाएगा। और अगर हम बात कर लें कि MDGs में कौन सा पॉइंट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड था, तो MDGs का सेकंड पॉइंट जो था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। उसके बाद देख लेते हैं OSC इन पाकिस्तान, मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। दुनिया में कितने हैं और पाकिस्तान में कितने हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान में वो 22.8 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं यानी बच्चे हैं, 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मतलब इसीलिए जो पंजाब गवर्नमेंट है
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने इनिशिएटिव लिए हैं स्कूल इनरोलमेंट के हवाले से। और जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो इसको वेल अवेयर कर सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में भी हम लोगों को जो है इस पे काम करने के लिए बुलाते रहे हैं हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 258 मिलियन लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब 258 मिलियन स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द स्कूल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, व्हाट इज़ करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर ये रिपीट हो गया, क्वेश्चन 63% है। और करंट ड्रॉप आउट रेट। अच्छा, अगर हम ना हमसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ करंट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन परसेंटेज बताएं, तो फिर वो हम जो है 6300 में से माइनस कर देंगे तो पीछे 37% आउट ऑफ स्कूल बच जाएंगे बच्चे। ठीक हो गया। और ड्रॉप आउट की अगर बात करें तो 41% ड्रॉप आउट है पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल्स में, और 50% ड्रॉप आउट है मिडिल लेवल पे, एंड 20% जो है वो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल पे है। ठीक हो गया। और अब तो सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि अर्बन एरियाज़ फ्लोरिश्ड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में भी ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी असल वजह जो है वो कोरोना है। कोरोना की ड्यूरेशन में पहले जो लार्जर सिटीज़ थे पाकिस्तान के उनमें ड्रॉप आउट रेट 10% था, लेकिन कोरोना की ड्यूरेशन में 20% तक पहुंच गया था ये, और अब इस पर मज़ीद वर्क किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, करंट जीडीपी यूटिलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन एजुकेशन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1.77% जो है वो यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जबकि 7% अकॉर्डिंग टू 1998 की पॉलिसी के मुताबिक था। ठीक हो गया। अगर आपको इसकी मतलब डिटेल चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियो से कंसल्ट। हु इज़ फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आजकल आपने देख लिया है कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के। और मैं तो कहती हूँ कि आप जो हैं अभी तो जावेद लतीफ़ साहब हैं, लेकिन आप जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो आपने उस वक्त इन क्वेश्चंस को, इन सिचुएशनल क्वेश्चंस को सर्च कर लेना है। ठीक हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब, ये भी आप उसी टाइम सर्च कर लीजिएगा। ठीक हो गया। क्योंकि अभी आपको पता है 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसके बाद हालात जो हैं वो चेंज होंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाह रही ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि हमने इन क्वेश्चंस को सर्च आउट करना है। नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त हैं जी, सेक्रेटरी हैं नजफ़ इकबाल साहब। ठीक हो गया। और शाइस्ता लोधी साहिबा जो हैं वो हैं हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की चेयरमैन। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी फेजेज़ ऑफ एसएनसी जो है इसके 3 फेजेज़ थे। आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है इसको। फर्स्ट फेज़ में 2021 में 1 मार्च को इम्प्लीमेंट करना था, प्राइमरी लेवल पे करना था, जो कि 16 अगस्त को हुआ। फिर सेकंड फेज़ में 2022 में 1 मार्च से करना था, जो कि अब फिर अगेन 16 अगस्त जब स्कूल ओपन होंगे तब इम्प्लीमेंट होगा सेकेंडरी लेवल तक। और फिर फेज़ थर्ड जो है 2023 ये फिर सेकेंडरी लेवल तक होगा, और 1 मार्च ही इसकी डेडलाइन है, और हो सकता है ये भी 16 अगस्त को ही जाके हो। तो अब इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन भी एक सिंपल सी बात है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं हर वीडियो में आपको इसकी अलग से डेफिनेशन बता देती हूँ, सो दैट कोई एक तो आपके माइंड में रह ही जाए। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट किया है वो है सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस विच एन इंडिविजुअल गेन थ्रू फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया। ये इस तरह आप एक हिंट दे देंगे पैनल को, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में से कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला भी क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस पे मेरी अलग से वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें मैंने सूटेबल आप लोगों को सजेशंस दी हैं कि किस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, क्या क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और आपका इंट्रोडक्शन जो है ऐसा होना चाहिए जो आपको दूसरे लोगों से यूनिक साबित करे। क्वालिटीज़ आपकी, आपकी वीकनेसेस, फिर आपने उन वीकनेसेस को किस तरह से ओवरकम किया, वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। हमारी जो पहले वीडियो अपलोडेड है इंटरव्यू सेशन वाली प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 56 क्वेश्चन की, वाई यू डिड BEd एंड मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर कॉमर्स etc। अगर इस तरह के आपकी डिग्रीज़ होंगी ना जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ये समटाइम ऐसा भी होता है कि ऐसे फॉर्मली भी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम कहते हैं कि हम अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप कह देंगे
कि जी मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, या अगर नहीं भी हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं ज़ाहिर है जब मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो मैंने अपने आप को सस्टेन करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जॉब की। तो वहाँ मुझे एज़ ए टीचर जो है वो जल्दी हमें जॉब मिल जाती है ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर में। तो जब मैं एज़ ए टीचर वर्क कर रहा था या कर रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पे वर्क करना चाहिए। जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की तो मैं इस नतीजे पर पहुँची कि मुझे बीएड कर लेना चाहिए ताकि मैं सारे एरियाज़ को कवर कर लूँ रिलेटेड लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के। जब मैंने इस चीज़ का डिसीजन लिया तो फिर ज़ाहिर है मैंने बीएड या एमएड किया, और बीएड या एमएड करने के बाद मुझ में वो चेंज आया जो एक बेस्ट टीचर में होना चाहिए, और इस तरह के आप कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट आर स्टैंडर्ड्स फॉर लर्नर्स। अब स्टैंडर्ड्स फॉर लर्नर्स जो हैं वो मैं सीधा आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने इसकी एक पिक्चर जो है वो अपनी कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दी है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लर्नर शुड बी क्रिएटिव, लर्नर शुड बी कंस्ट्रक्टिव, लर्नर शुड बी कम्युनिकेटिव, लर्नर शुडंट बी हेजिटेटिव, लर्नर शुड परसू पर्सनल ग्रोथ etc। इस तरह के बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं लर्नर्स के लिए। अगर आपको डिटेल चाहिए तो कम्युनिटी की टैब ओपन करके देख लें, वहाँ मैंने पूरा स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं जी व्हाट इज़ न्यू डील। जी ये समझने वाली बात है जो न्यू डील है। जो न्यू डील है ये फॉर्म हुई 2018 से, और 5 ईयर प्लान है तो 2023 में इसने एंड होना है। और ये जो है जो हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार साहब हमारे पंजाब के थे, उन्होंने थर्सडे का डे था आई थिंक सो, और शाहराह कायदे आज़म पे इसको किया था। और उन्होंने कहा था कि 4.8 मिलियन जो पंजाब के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनके हवाले से हम वर्क करेंगे। एजुकेशन जो है वो पहले क्लास बेस्ड थी, लेकिन अब हम डेली लाइफ रूटीन की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। हम इक्वल चांसेस देंगे एजुकेशन के हर एरिया में, सिर्फ फ्लोरिश्ड सिटीज़ में नहीं बल्कि गांव में, और फ्लोरिश्ड सिटीज़ में जो होंगे ना एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ वो सेम होंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने पे उन्होंने काम किया था इस डील के अंडर। इसके जो चीदा नुकात हैं उनमें से एक है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि एजुकेशन का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू होगा और इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट टीच किया जाएगा। लेकिन एसएनसी में हमें जो है ये चीज़ नज़र वैसे नहीं आई, लेकिन उन्होंने बात की थी इस डील में इस हवाले से। और इंसाफ आफ्टर नून स्कूल्स की हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वो इसी न्यू डील की वजह से ही वजूद में आए हैं। फिर सुबह नो स्कूल्स की हम बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि हम नेशनल आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं, नेशनल यूनिटी लाना चाहते हैं। सिर्फ प्रोविंशियल आइडियोलॉजी या प्रोविंशियल जो यूनिटी है उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। मतलब पहले ऐसा था न्यू डील से पहले कि हर प्रोविंस जो है अपने करिकुलम का खुद ज़िम्मेदार होता था और यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर प्रोविंस वर्क कर रहा था। लेकिन न्यू डील में ये चीज़ जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया कि नेशनल यूनिटी होगी और नेशनल आइडियोलॉजी पे जो है वो वर्क किया जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स को, फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स को, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। प्योर ड्रिंकिंग वाटर पे वर्क किया जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, और टीचर्स की ट्रांसफॉर्मेशन पे जो वर्क किया जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका कि हम अपने टीचर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको जदीद ट्रेनिंग्स देंगे कि वो हमारे एजुकेशन सेक्टर को मज़ीद फ्लोरिश कर सकें। और रिफ़ॉर्म्स जो है एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात की गई थी कि पोस्ट प्राइमरी लेवल पे ऐसी रिफ़ॉर्म्स लाई जाएंगी कि जो ड्रॉप आउट है वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट ज़्यादा है कि प्राइमरी के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल लीव कर देते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके अलावा एजुकेशन फॉर ऑल पे फोकस किया गया था न्यू डील में। ECE एंड ECCE पे वर्क किया गया था, एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के हवाले से, और सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। ये 5 साल प्लान था, और अभी था क्या अभी है, क्योंकि 2023 अभी चल रहा है तो इस पे वर्क हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रही हैं। बहुत सारे जो गोल्स हैं वो अचीव भी किए जा चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं, तो होपफुली हम ये अचीव कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं 59 क्वेश्चन की, व्हाट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड स्कीम ऑफ स्टडी। अब पहले हम देख लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक गाइडलाइन होती है जो कि हमें बताती है करिकुलम कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए,
टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए, टीचर्स जो हैं वो किस तरह से डील करेंगे इसके साथ, टीचर ट्रेनिंग्स के हवाले से हमें गाइडलाइंस देती है और टीचर्स इसको किस तरह से पढ़ाएंगे। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हवाले से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, उनके हवाले से हमें गाइडलाइन देती है, हमें पॉइंट्स प्रोवाइड कर देती है कि हमने फ़लाँ पॉइंट्स पे चलते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच गिव्स गाइडलाइंस हाउ टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन थ्रू करिकुलम, कि हम करिकुलम को इस्तेमाल करते हुए अपने एजुकेशनल गोल्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में गाइडलाइन है फ्रेमवर्क जो है। और अगर हम बात कर लें स्कीम ऑफ स्टडी की, तो स्कीम ऑफ स्टडी बेसिकली रिलेटेड है सिलेबस के साथ, लेकिन सिलेबस जो है वो ब्रॉडर है और स्कीम ऑफ स्टडी जो है हालांकि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है हमें, लेकिन ये थोड़ी सी नैरो है। सिलेबस हमें ये बताता है कि हमने जो है कितना क्या क्या कवर करना है एक स्पेसिफिक टाइम में, मतलब एक साल में बच्चों को हमने जो कुछ पढ़ाना है वो सिलेबस के अंडर आ जाता है। ये एक आउटलाइन होती है जो हमें ये बताती है कि हमने क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ठीक हो गया। लेकिन जो स्कीम ऑफ स्टडी होती है वो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि हमने कितने टाइम तक कौन सा गोल अचीव कर लेना है। ये अक्सर फाइल्स टीचर्स को प्राइवेट सेक्टर में ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, गवर्नमेंट में भी होता था है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं है अभी, इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है कि डेली कवर का आपने कितना करवाना है या फिर एक वीक में आपने कितना कवर करवाना है। फिर उसके बाद मतलब बेंचमार्क सेट कर लिए जाते हैं कि एक वीक में कितना होगा, फिर एक मंथ में कितना होगा, एक टर्म में कितना होगा और फिर पूरे साल में हम इसको किस तरह से कवर करेंगे। उसके अलावा जो स्कीम ऑफ स्टडी है ये इस तरह से मुरतब की जाती है, इस तरह से इसको फॉर्मेट किया जाता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो ईजी हो जाए। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं उर्दू सब्जेक्ट की, तो उर्दू सब्जेक्ट में ज़ाहिर है एक उर्दू अलीफ़ होती है हमारे पास और एक उर्दू बे होती है। तो उर्दू अलीफ़ और उर्दू बे के जो लेसन्स होंगे बेशक वो हमारे कंटेंट में हमारी टेक्स्ट बुक में रैंडमली दिए हुए हों, आगे पीछे हों सिलेबस के हिसाब से, लेकिन स्कीम ऑफ स्टडी में उसको जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि दोनों टॉपिक्स रिलेटेड जो होते हैं। मतलब अगर आपने एक उर्दू अलीफ़ के सबक में आपने पढ़ाया है बच्चे को कि कोई भी सबक पढ़ाया और उसमें एंड में मशक में दिया हुआ है कि इस्म को बयान करें, तो जो उर्दू बे होगा उसमें जो इस्म की तारीफ़ होगी वो भी उसी दिन उर्दू बे के लेक्चर में टीचर पढ़ा देगा ताकि लर्निंग में जो है बच्चों को ईजी हो जाए। तो स्कीम ऑफ स्टडी जो है बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पे वर्क करती है कि लर्निंग को किस तरह से ईजी बनाया जाएगा और इस तरह से रिलेट कर देती है और स्पेसिफ़िक वे में लेके चलती है स्टूडेंट्स को कि लर्निंग भी हो जाए, ईज़ी वे में भी हो जाए और कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर भी कर लिया जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। व्हाट आर नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसमें भी हम पिछली वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। मैं एक बार और ओवरव्यू दे देती हूँ। स्टैंडर्ड्स फॉर लर्नर, स्टैंडर्ड्स फॉर लर्निंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स फॉर कंटेंट या करिकुलम, स्टैंडर्ड्स फॉर असेसमेंट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। अब मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है लेटिन वर्ड मेन्यू से निकला है जिसका मतलब है हैंड, और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं मैनेजर उनको अचीव करने के लिए वर्क करता है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉयज़ से। और उसके बाद देख लेते हैं हम मैनेजमेंट के बाद है जी व्हाट इज़ मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन। जो मेजरमेंट एवल्यूएशन है ये इसमें हम बात करें तो मेजरमेंट जो है वो न्यूमेरिकल डाटा है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है, लेकिन असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों पे वर्क करती है। जो मेजरमेंट है वो क्वांटिटेटिव गोल्स की डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो मेजरमेंट मीन्स द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव प्रोसेस के दौरान में बच्चे जो कुछ करते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, समेटिव में करते हैं, या जिस टाइम भी बच्चे जो मतलब हम टेस्ट लेते हैं उसके जो हम स्कोर्स देते हैं, जो उनको नंबर्स देते हैं वो मेजरमेंट में आ जाते हैं। और असेसमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। और जो असेसमेंट है वो ब्रॉडर है मेजरमेंट से, लेकिन असेसमेंट में ये है कि हम इस तरह से देखते हैं कि बच्चे की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों वे में जो असेसमेंट है वो की जाती है। और जैसे हम नोटबुक्स चेक करते हुए बच्चों को गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड इस तरह से दे देते हैं, या एवल्यूएशन जो हम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तो हम जो रिपोर्ट कार्ड देते हैं उस पर भी हम बच्चों की कंडीशंस जो हैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जो है वो असेसमेंट के अंडर आ जाती हैं। और अगर असेसमेंट की हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा एंड आल्सो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन वर्ड्स। इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक हो गया। मतलब हम ये याद रखेंगे कि जो मेजरमेंट है वो थोड़ी सी नैरो है और असेसमेंट जो है वो थोड़ी सी ब्रॉडर हो जाती है, लेकिन ये दोनों जो हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती हैं और इनसे ब्रॉडेस्ट है एवल्यूशन। एवल्यूशन जो है उसके बाद लर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं होता, बल्कि वो एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो कुछ बच्चे ने अचीव किया उसका। मतलब जो हमारी मेजरमेंट और असेसमेंट है उसके बाद बच्चों के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट पे काम किया जाता है, लेकिन एवल्यूशन में इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं किया जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही एवल्यूशन है, तो इसलिए मैंने इसको साथ रिलेट कर दिया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो हम कह सकते हैं कि एवल्यूशन इज़ द ब्रॉडेस्ट और इट इज़ द वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब देख लें मैनेजमेंट और असेसमेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात नहीं हुई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होती है स्टूडेंट की उस पर बात किया जाता है इनमें। और इनको मद्देनज़र रखते हुए मेजरमेंट और असेसमेंट को फर्दर जो टीचर है लाहे अमल तैयार करता है कि मैंने अब बच्चों के कौन कौन से वीकेस्ट एरियाज़ हैं और उन पर किस तरह से वर्क करना है। लेकिन एवल्यूशन में ये है कि बच्चे को रिजल्ट ही दे दिया जाता है कि आपने इस तरह से परफॉर्म किया है और फिर उसको नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव ऑन कर दिया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अगर हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, मेरे ख्याल में हमने ये कर लिया है क्वेश्चन ना, हाँ मैनेजमेंट वाला कर लिया है, मेन्यू और ये मैंने आपको बताया था। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 64 कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन एक लेटन वर्ड मिनिस्टिक से निकला है जिसका मतलब है लुक आफ्टर करना। ठीक हो गया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गोल्स, पॉलिसी, प्लान्स एंड फ्रेमवर्क। मतलब अगर हमने जो गोल्स हासिल करने हैं मैनेजमेंट के थ्रू, उनको बनाने का ज़िम्मा एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को अगर हम फ़िलासफ़ी और एजुकेशन वाले पर्सपेक्टिव में लेना, मतलब मैं एक निमोनिक्स बना रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये एजुकेशन और फ़िलासफ़ी ही हैं। वैसे मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसी तरह से रिलेट करके बताती हूँ कि जब हम एजुकेशन या फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो जो फ़िलासफ़ी है वो थ्योरी प्रोवाइड करती है और जो एजुकेशन है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करती है। इसका पूरा निमोनिक जो है मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि फ़िलासफ़ी एक थ्योरेटिकल चीज़ है और एजुकेशन जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थ्योरी मेकिंग पे काम करती है और जो मैनेजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती है। बेसिक डिफरेंस यही है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के कि एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी मेकिंग पे वर्क करती है, गोल सेट करती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है, फ्रेमवर्क बनाती है, प्लान्स बनाती है, और जो मैनेजमेंट होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को साथ मिला के उस पर वर्क करने की कोशिश करती है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। आप सब लोगों को पता है लेकिन इसका ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि हम सिंपली कह सकते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, या आप जो है ये भी बता सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है जो कि साइकी से निकला है जिसका मतलब है साउल एंड लोगोस का मतलब है स्टडी, तो इट मीन स्टडी ऑफ साउल। आप वुड वर्ड की वो सेइंग भी इसमें कोट कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज साउल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ EFA। EFA मींस एजुकेशन फॉर ऑल। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जो कि यूनेस्को ने प्रेजेंट की थी और फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है और जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से ये वर्क करती है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की और अपनी बच्चों की जो एजुकेशन का लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक हो गया। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल पे ये वर्क करती है और ECE जो है इसी का एक प्रोजेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है डालते हैं जो सितारों पे कमंद। इस तरह से ये पूरा शेर है और आप सबको पता है कि ये हमारे प्यारे मोहम्मद इकबाल हैं जो कि हमारे नेशनल पोइट भी हैं, ये उनका शेर है। अब देख लेते हैं 68 क्वेश्चन को, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट एक्सप्लेन। जी ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि प्लानिंग जो है असल में वो प्रोसेस है जिसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है
वो होती है इस प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात की थी, तो हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेसिफ़िकली प्लानिंग करती है, और उस प्लानिंग की जो डेवलपमेंट है वो असल में मैनेजमेंट का काम है। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं पीडा स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड व्हाट इज़ दिस। पीडा जो है आपको पता है, पीडा एक्ट है जो कि 2006 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखें तो हम कह सकते हैं कि पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। पीडा एक्ट की फुल फॉर्म ये है, जिसमें जितने भी की पंजाब गवर्नमेंट के अंदर या पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या कॉरपोरेटेड एजेंसीज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, उन सब पे ये लागू होता है। और अगर वो अपना वर्क ठीक से नहीं करते या कुछ नेग्लिजेंसी दिखाते हैं तो उन पे माइनर पेनल्टीज़, मेजर पेनल्टीज़ और इस तरह की मतलब वो जो है वो लग जाती हैं, और उनको जो है उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है, अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। और माइनर पेनल्टीज़ में ये है कि सेंश्योर किया जाता है, मतलब आपको झिड़का जाता है। और सबसे मेजर पेनल्टीज़ की ये है कि आपको सर्विस से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब ये सारे मैंने अपनी तरफ से अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी अगर आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आप लोगों को ये कंटेंट डिलीवर करके। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट फिर हम 30 क्वेश्चंस ही करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।